जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का। जी हाँ, बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री का जो बुक का नाम है प्रारंभिक काल से लेके 300 ईसा पूर्व तक। और ये यूनिट है, ये है हड़प्पा सभ्यता। अक्सर इस यूनिट से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस यूनिट पे मैं एक वीडियो पहले ही लेके आ चुका हूँ जो कि मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। तो इस पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करी थी कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसको कैसे खोजा गया, इसका नामकरण क्या था, इस सभ्यता के सामाजिक जीवन किस प्रकार का था, सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे और सभ्यता का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था और उसका व्यापारिक जीवन किस प्रकार का था, जो कि यहाँ तक हो चुका था। आज हम बात करते हैं इस सभ्यता में। हमने इससे लास्ट टॉपिक पे जहाँ पे ख़त्म करा था, हमने बताया था सुमेरियन अभिलेखों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या था और हड़प्पा सभ्यता का इनका यहाँ से व्यापार होता था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पहली वीडियो को देखिएगा, तभी आपको दूसरी वीडियो, ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम बात करते हैं सैंधव काल की। सैंधव काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो उस समय की जो कला थी, उस कला के बारे में। अक्सर देखा गया है इतिहासकारों ने कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं, कुछ धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और कुछ मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। उनमें जो मोहरें थीं वह मोहरें सेलगढ़ी के पत्थर से बनाई जाती थीं। अक्सर ज़्यादातर मोहरें जो थी वो लोथल से प्राप्त की गई है। लोथल से कुछ तांबे की मोहरें भी प्राप्त की गई है। हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सैंधव कला किस प्रकार की थी। वहाँ पे मोहरें होती थी, धातु की मोहरें थी और मृण मूर्तियाँ थीं। जो मोहरें थी वो सेलगढ़ी की होती थी, परंतु लोथल से कुछ तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई है। ज़्यादातर जो मोहरें थी वो वर्गाकार की मुद्राएं के रूप में होती थी, जो 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर की होती थी। हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरों का आकार और साइज था वो वर्गाकार था और 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर के आसपास की एक मोहर होती थी। इसी प्रकार से मोहर के ऊपर पशुपति शिव की मोहर भी प्राप्त की गई है। हमने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुई है वो ज़्यादातर सेलगढ़ी के पत्थर की बनी हुई होती थी। तांबे की भी मोहर देखने को मिली है जो कि हमें लोथल से देखने को मिली है। मोहरें ज़्यादातर वर्गाकार होती थी और कुछ मोहरों पे पशुपति शिवजी जी की आकृति भी छपी हुई होती थी। अब हम बात करते हैं वहाँ की धातु मूर्तियों की। वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं ना, वहाँ पे कुछ खुदाई में इतिहासकारों को एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है जो कि कांस्य की बनी हुई है। जी हाँ, कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसी के साथ साथ मोहनजोदड़ो से कांस्य का एक भैंस भी प्राप्त हुआ है और कांसे का एक भेड़ भी। हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने धातु की मूर्तियां भी बनाई थी, जैसे कि एक नाच करने वाली, एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति, एक भैंस की भी मूर्ति और एक घोड़े की भी मूर्ति। हम कह सकते हैं कि नर्तकी की मूर्ति कांसे की जो थी, कांसे का भैंस था और कांसे का घोड़ा नहीं था, वो कांसे का भेड़ था। तो एक नर्तकी, एक भैंस और एक भेड़ की मूर्ति। घोड़े की मूर्ति कांसे की नहीं प्राप्त थी, घोड़े की सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई थी। तो अब हम बात करते हैं, इसी के साथ साथ कुछ बैलगाड़ी देखने को मिल रही है, इक्का गाड़ी देखने को मिली है और अन्य मूर्तियां भी देखने को मिली हैं। कांसे की ज़्यादातर मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी और अन्य धातु की मूर्तियां चंदहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अभी हमने जाना कि मोहरे और धातु की मूर्तियों के बारे में। अगर हम बात करते हैं मृण मूर्तियां, ये मानव तथा पशु पक्षी की मूर्तियां होती थी। साथ ही साथ नारी मूर्तियां भी देखने को मिली हैं। सर्वाधिक नारियों की मूर्तियां सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती हैं, जो कि हरियाणा, गुजरात में सबसे ज़्यादा नारियों की मूर्तियां देखने को मिली हैं।
इसी के साथ साथ इन मूर्तियों में बैल, भैंस, भेड़, कुत्ता, हाथी आदि की मूर्तियां भी देखने को मिली हैं। साथ के साथ हरियाणा से एक मिट्टी का हल भी प्राप्त हुआ है। अभी हमने जाना सैंधव कला के बारे में कि वहाँ पे मोहरें किस प्रकार की थी, मूर्तियाँ किस प्रकार की थी। अब हम बात करते हैं आगे आगे अर्थात प्रस्तर मूर्तियाँ, मतलब पत्थर की मूर्तियाँ वहाँ पे कहाँ से प्राप्त हुई है। जब हम पत्थर की मूर्तियों की बात करते हैं तो पत्थर के मनके भी प्राप्त हुए हैं और पत्थर के मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। पत्थर की मूर्तियाँ जो कि चनहुनडो तथा लोथल से प्राप्त हुई है। पत्थर की मूर्तियाँ चनहुनडो तथा लोथल से प्राप्त हुई है। और कुछ मित्र भांड भी है जो लाल एवं गुलाबी रंग के देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ जब हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह लिपि एक रहस्यमयी लिपि है। भाई रहस्यमयी क्यों होगी? रहस्यमयी इसलिए होगी क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। बहुत से विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश करी है, उनमें से एक दो ने यह बोला है कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा है शायद वो ही हो, परंतु अभी तक एक ऑथेंटिक एक प्रूफ नहीं है कि इस लिपि को सही रूप में किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो हड़प्पा की जो लिपि है एक रहस्यमयी लिपि के नाम से जानी जाती है। रहस्यमय इसलिए क्योंकि अभी तक किसी भी इतिहासकार ने इस लिपि को पढ़ने में पूर्णतः सफलता हासिल नहीं करी है। तो इसकी अगर लिपि की बात करें तो मुख्यतः मोहरों पर ही इसे हमें देखने को मिला है। जी हाँ, मोहरों पर अधिकांश लिपियों को हम देखते हैं। इसी के साथ साथ कुछ मृत भांडों पे भी इन लिपियों को उकेरा गया था। कुल्हाड़ी पर भी कुछ इन लिपियों को उकेरा गया था। साथ के साथ ताम्र गुटिका पर भी, जो तांबे की गुटिका होती है, जैसे कुल्हाड़ी है उसके ऊपर तांबे की गुटिका लगा दी जाती है, उस प्रकार से जैसे सपोज करो ये एक कुल्हाड़ी है और इसके ऊपर तांबे की एक गुटिका यहाँ पे या फिर यहाँ पे लगा दी जाए और यहाँ पे उसके ऊपर कुछ लिपि पे लिख दिया जाए, तो वैसे तो उसको लिखा जाता है कि वह तांबे की गुटिका या फिर वह कुल्हाड़ी किस व्यक्ति से संबंधित होगी, शायद ऐसा ही कुछ होगा। अगर हम इसके बात करें इस लिपि की तो इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस लिपि में 400 से 450 400 से 500 के रूप में चित्रों को उकेरा गया है। अर्थात कुछ लिपि ऐसी होती है कि जिसमें अक्षर होते हैं, कुछ लिपि ऐसी होती है जिनको साइन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे ये साइन लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे सपोज करते हैं कि आप किसी मॉल पे जाते हो या आप भी पब्लिक प्लेस में जाते हो और वहाँ आप सपोज आप वॉशरूम सर्च करते हो तो वहाँ ही और शी का वॉशरूम होता है, तो ही का सिंबल कुछ ऐसा सा होता है और शी का सिंबल कुछ ऐसा सा होएगा। या फिर जब आप कहीं रोड पे जाते हो तो आपको राइट या फिर लेफ़्ट जाना होता है तो वहाँ पे एरो बना हुआ होता है, जैसे एक एरो यूँ बनता है, एक एरो यूँ बनता है, तो ये एक प्रकार का साइन होता है, चिन्ह होता है, जिसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये वाला रास्ता इस साइड पे जा रहा है या ये वाला जो रास्ता है इस साइड पे जा रहा है। जब भी चित्रों के माध्यम से अगर हमें किसी चीज़ का पता चलता है तो वो साइन लैंग्वेज ही कही जाती है। अब इस लिपि की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो चित्र थे ना वो ज़्यादा अंग्रेजी के यू आकार के चित्र हमें देखने को मिले हैं। अब यू आकार कौन सा? भाई ये आकार। इसी के साथ साथ जीवों में सबसे अधिक मछली के चित्र देखने को मिले हैं। भाई साइन लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे मैं बोलूं हाथी, तो जब मैंने हाथी बोला तो आपके मस्तिष्क में एक हाथी की फ़ोटो आ गई है, आपके सामने एक हाथी आ गया कि हाथी इस प्रकार होता है। तो उसी प्रकार से जितनी भी हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उसमें सबसे ज़्यादा मछली के चित्र देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ हड़प्पा की जो भाषा है ना, कुछ इतिहासकार कहते हैं ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बाईं ओर से दाईं ओर। जैसे हिंदी इंग्लिश हम यूँ शुरू करते हैं यहाँ तक ख़त्म करते हैं और फिर यूँ शुरू करते हैं यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसी प्रकार से उर्दू हम यूँ शुरू करते हैं और यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
तो इस प्रकार की भाषा को जो दाईं से बाईं और बाएं से दाईं ओर लिखी जाए, इस प्रकार की भाषा को बोस्टोफिडन के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा की जो भाषा थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी, वो एक भाव चित्रात्मक के साथ साथ बोस्टोफिडन लिपि थी, बोस्टोफिडन पद्धति में लिखा गया था। अब हम बात करते हैं इसका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। भाई अभी हमने आर्थिक जीवन की बात करी, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन की बात करें, तो अब हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन में क्या था कि हड़प्पा वासी नारी शक्ति का ज़्यादा सम्मान करते थे और मात्र शक्ति की पूजा करते थे। ये हम कैसे कह सकते हैं? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर मोहरों पर, ज़्यादातर मूर्तियों पर नारी का ही चित्र अंकित किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मातृशक्ति अर्थात मातृ देवी की को पूजा जाता होगा। साथ ही साथ वहाँ पे नारी की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और हड़प्पा से एक आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से एक पौधा दिखाया गया है। जी हाँ, सपोज करो ये आयताकार एक मोहर है और इसके बीचों बीच स्त्री हैं। स्त्री के गर्भ से एक पौधे को दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से एक पौधे की तस्वीर को आयताकार मोहर पे उकेरा गया है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नारियों का सम्मान होता होगा और वहाँ पे नारियों को एक विशेष प्रकार का आदर सम्मान के साथ साथ उनकी स्थिति अच्छी होती होगी। साथ ही साथ इसी प्रकार से पृथ्वी देवी की एक प्रतिमा देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं भाई इस हड़प्पा से ये जो आयताकार मोहर मिली हुई है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधे को दिखाया गया है, कुछ इतिहासकार इसको पृथ्वी देवी की प्रतिमा के रूप में अंकित करते हैं। अब हम बात करें कि पशुपति पूजा। भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग एक सींग और तीन मुख वाले पुरुष जो सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठा हुआ है उसकी भी पूजा देखने को मिली है। भाई मतलब एक ऐसा पुरुष जो योग की अवस्था में बैठा हुआ है, उसके एक सींग है और उसके तीन मुख हैं। इतिहासकार का मानना है कि ये जरूर शिव का आदि रूप की पूजा करते होएगी। जी हाँ, सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ किया था, जो हम आज भी करते आ रहे हैं। आज भी हम उन सभी चीज़ों की पूजा करते हुए आ रहे हैं जो कि हड़प्पा वासियों ने शुरू करी थी। क्या आज हमारे घर में पीपल की और तुलसी माता की, इन सब की पूजा देखने को मिलती है? भाई आज भी हम जो भारतीय हैं वो पीपल के पेड़ को पूजते हैं, तुलसी के पेड़ को या उनके पौधों को पूजते हैं, केले के पेड़ को पूजते हैं। तो ये सब हम हड़प्पा वासियों से ही सीखते हुए चले आ रहे हैं। आज भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे जगहों पर पशुओं को पूजा जाता है, जानवरों को पूजा जाता है, वृक्षों को पूजा जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अन्य चीज़ों की, तो जो लिंग एवं योनि के प्रतीक की पूजा भी सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने शुरू किया। आज भी हम भाई शिवलिंग को पूजते हैं। इसी के साथ साथ पशु पूजा भी हड़प्पा वासियों ने शुरू की थी, जैसे कि नाग पूजा, जल पूजा। जल में विशाल स्नानाघर एक हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आज भी भाई बहुत जगह नाग पंचमी में पर नाग को दूध पिलाने की कोशिश की जाती है, नाग को पूजा जाता है। इसी प्रकार वृक्ष पूजा भी की जाती है, जैसे पीपल की, बबूल की, नीम की और नींबू, खजूर, केले, तुलसी आदि की। इसी के साथ साथ आज भी हम सूर्य भगवान को पूजते हैं, जैसे छठ पूजा पे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह मतलब पूजा के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं। इसी प्रकार से अग्नि की पूजा की जाती है, जैसे आज जो हवन होता है, हवन में हम अग्नि की पूजा करते हैं। साथ ही साथ अग्नि के माध्यम से पूजा करते हैं। साथ ही साथ भूत प्रेत में विश्वास उनका रहा होगा, जादू टोने में भी उनका विश्वास रहा होगा। तो आज ये सभी चीज़ जो हम आज के टाइम में करते हैं, ये सभी चीज़ हमने हड़प्पा वासियों से सीखी हैं।
उनसे एक्सेप्ट करी है। तो हम कह सकते हैं कि उनका धार्मिक जीवन उसी प्रकार का था जिस प्रकार से आज हम सब पूजा वूजा करते हैं। अब हम बात करते हैं वहाँ पे संस्कार किस प्रकार के होते थे, मतलब अंतिम संस्कारों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि वे 3 प्रकार के संस्कार देखने को मिले। एक पूर्ण समाधिकरण संस्कार था, एक आंशिक समाधिकरण था, एक देह संस्कार। देह संस्कार, ये तीनों प्रकार के संस्कार आज भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन संस्कारों में अंतर क्या है। जब भी कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था, अगर हम पूर्ण समाधिकरण संस्कार की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, जब भी कोई हड़प्पा सभ्यता में व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था और अगर उसको इस विधि से उसको दफनाया जाता था तो क्या किया जाता था। जब कोई एक्सपायर हो जाता था तो पूरे मृत शरीर को दफनाया जाता था। इसी के साथ साथ जब किसी व्यक्ति को दफनाते थे तो उसे नॉर्थ और साउथ की दिशा में दफनाया। उसका जो सिर होता था या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में, या ऊपर की साइड पे उसका सिर होएगा, नीचे पैर, या फिर नीचे सिर ऊपर पैर होएगी। और उसके साथ उस व्यक्ति के साथ कुछ बर्तनों को भी दफना दिया जाता था, आभूषणों को भी दफना दिया जाता था, दीप, कंघी तथा शीशे को भी दफना दिया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई हड़प्पा सभ्यता में एक्सपायर होता था तो उस व्यक्ति के साथ कुछ बर्तन, आभूषण, कंघी, शीशे को भी दफना दिया जाता था, जो कि अक्सर हमें देखने को मिला है जब खुदाई हुई है। इसी के साथ साथ रोपड़ में एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी एक जिक्र सामने आया है, एक प्रूफ सामने आया है। तो अगर हम पूर्ण समाधिकरण की बात करते हैं तो वो इस प्रकार थी। अगर हम आंशिक, भाई आज भी तो दफनाया जाता है, अगर व्यक्ति की कोई फेवरेट चीज़ है तो उसको भी उसकी कब्र के साथ साथ दफना दिया जाता है। अगर हम आंशिक समाधिकरण की बात करते हैं तो मृत व्यक्ति के शरीर को जंगली जानवरों और चिड़ियाओं के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। अर्थात जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसमें जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया था तो उसे ऐसे ही किसी जगह पे खुला छोड़ दिया जाता था जहाँ पे जंगली जानवर और चिड़ियाँ और चील कौवे उसकी बॉडी को खा जाते थे। तो जो बची हुई हड्डियाँ, उसके बाद जो बची हुई हड्डियाँ और कपाल को दफन कर दिया जाता था। इस प्रकार का जो उदाहरण हमें देखने को मिला है, उदाहरण है बहावलपुर में। जी हाँ, तो इस प्रकार की जो अंतिम संस्कार होता है उसे आंशिक समाधिकरण के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं देह संस्कार की, जो आजकल भी होता है। जैसे कलश समाधान, मतलब जब कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था तो उसे जला के उसकी बॉडी के जो अवशेष होते थे उसको कलश में डाल के, जलाने के बाद अवशेषों को कलश में रख कर दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार के हवादान आजकल भी देखने को मिलते हैं। हालांकि आजकल ये है कि जलाने के बाद जो अवशेष बचते हैं उनको एक कलश में लेके उनको कहीं कहीं पे दफनाया जाता है, तो कहीं कहीं पे जल में प्रभावित कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करो मत करो यार, शेयर कर दो या फिर कमेंट ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की और वीडियो है और ये समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत की, उसके पतन की। भाई अंत भी तो कहीं ना कहीं से हुआ होगा। अगर हम अंत की बात करते हैं तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। कुछ इतिहासकार बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण अंत हुआ है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण हुआ है। कुछ इतिहासकार कुछ बोलते हैं। भाई अभी कोई व्यक्ति जीवित तो नहीं है उस समय का जो ये बता दे कि उस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो इतिहासकारों ने जो इतिहास में घटना घटी है उसके अध्ययन करके, उसको पढ़ के, उसको खोजबीन करके उन अवशेषों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई शायद ऐसे अंत हुआ, शायद ऐसे। तो कुछ ऐसे इतिहासकार थे जिनका मानना था कि बाढ़ के द्वारा, जब बाढ़ आई है तभी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, सैंधव सभ्यता का अंत।
उनमें कौन कौन से इतिहासकार थे? एक मार्शल थे, एक मैके और एक एस आर राव। तो इनका मानना था कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ है ना, वो बाढ़ आने के कारण हुआ है। इन्होंने ये किस आधार पे बताया कि भाई बाढ़ आई है? भाई अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसका अंत उस प्रकार से हुआ है, तो वो कोई ना कोई आधार तो बताएगा कि किस आधार पे आप बोल सकते हो कि उसका अंत इस प्रकार से हुआ है। तो इन्होंने ये बोला कि मोहनजोदड़ो, चंदू हुंदड़ो तथा लोथल में बाढ़ के प्रूफ मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नाना घर है, उसमें बताया गया है कि भाई 7 बार बाढ़ आई है, अर्थात 7 बार बाढ़ आई है, उस प्रकार का वहाँ पे प्रूफ इन्होंने बताया गया है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण, भाई हड़प्पा सभ्यता के बाद अंत होने के बाद आपका वैदिक काल आ जाता है, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आ जाता है। तो आर्यों का आना शुरू हो गया। आर्यों के आक्रमण का उल्लेख किया है व्हीलर तथा गार्डन चाइल्ड ने। अब भाई चाइल्ड जो है उन्होंने ये बोला और व्हीलर ने ये बोला कि भाई आर्यों ने आए और इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, जो कि मध्य एशिया से आए थे। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता का अंत हो सकता है। इनमें कौन कौन से इतिहासकार थे? ऑरेल स्टाइन थे, आमलानंद घोष थे। और इनका मानना था कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण वर्षा की कमी होने लगी, जिससे पानी के अभाव में आके हड़प्पा सभ्यता के लोगों का अंत हो गया, अर्थात सूखे के कारण। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन जैसे अर्थक्वेक आने से, या फिर जब नदियां अपना मार्ग बदल लेती है, उसी प्रकार से होने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इस प्रकार की व्याख्या करने में कौन से महाशय सामने आए? M.R. साहनी। इन्होंने कहा कि नदियों के मार्ग बदलने के कारण सिंचाई या पीने के पानी में कमी के कारण भाई हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। इन्होंने कुछ बोला, इनमें थोड़ा बहुत चेंज करके इन्होंने कुछ बोल दिया। भाई इतिहासकार अपना भी तो मत रखेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है, आपने जो बोला वो बात बिल्कुल ठीक है, पर इसमें मैं अपनी बात भी जोड़ना चाहता हूँ ताकि लोग उनको भी सुने, उनको भी समझें। ठीक है जी। इसके साथ साथ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विदेशी व्यापार में गतिरोध, अर्थात जहाँ से हड़प्पा वासियों का व्यापार होता था, वहाँ पे व्यापारियों ने इनके साथ मोल भाव किया होगा और इन्होंने उनकी बात नहीं मानी होगी, तो उन्होंने इनको मार दिया, शायद ऐसा कुछ। इस प्रकार की व्याख्या करने में कौन है भाई? KUR कैनेडी। उनका मानना था कि ऐसे ही हुआ है। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि महामारी आ गई है। इनमें थे KUR कैनेडी। इनका मानना था कि भाई महामारी आने के कारण भी उस सभ्यता का अंत, भाई महामारी जैसे अभी कोविड-19 आई थी तो पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल गई और ना जाने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले गई। चलो उसका तो टीका बन गया था, वैक्सीनेशन हो गई थी, इसलिए पृथ्वी पर जीवन बच पाया। लेकिन उस समय हो सकता है कोई ऐसी बीमारी आ गई हो कि जिसका टीकाकरण ना हो पाया या उसकी दवाई ना बना पाए। तो KUR कैनेडी का मानना है कि भाई कुछ महामारी आ गई थी, जैसे कि मलेरिया या फिर इस प्रकार की महामारी के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। बस अब ये लास्ट पेज है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। आपने धैर्य बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दो यार। लाइक करो, शेयर करो, मत करो, लेकिन कमेंट कर दो। आपके कमेंट मोटिवेशन का काम करते हैं भाइयों। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की अगर विशेषता थी यार, वो सारी विशेषता, मतलब इसके ऊपर इतने पॉइंट है कि आप 8 से 10 पेजों को भर दोगे, या एक पूरी शीट जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है वो भर सकते हो। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता इसकी नगर निर्माण प्रणाली भी उस टाइम पे उन्नत थी, क्योंकि विश्व की सबसे विकसित सभ्यता थी यार ये। उस टाइम की सभ्यता थी जब विश्व की दूसरी सभ्यता के लोग, उनको अच्छी तरह लिखना नहीं आता था, और भारत की सभ्यता की लोग वाले जो व्यक्ति थे वो कपास के कपड़े पहनते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे, और उसमें एम्ब्रॉयडरी भी करी हुई होती थी।
और यहाँ की जो सभ्यता के लोग थे वो पकी हुई ईंटों के घरों में रहा करते थे। 1 से 2 फ्लोर उनके घर भी होते थे। अगर हम नगर योजना की बात करते हैं तो सड़क निर्माण उनकी ग्रिड पद्धति काफ़ी उन्नति थी, और आज यही पद्धति भारत में हर जगह देखने को मिलती है। आज अगर आप किसी हाई प्रोफाइल जगह पे जाते हो, तो या फिर जैसे आप दिल्ली की बात करते हैं तो जैसे आप सीपी जाते हो, या फिर इंडिया गेट की साइड पे जाते हो, या फिर चाणक्यपुरी की साइड पे जाते हो, तो आप देखते हो कि भाई इंडिया गेट पे एक सर्कल बना हुआ है, एक रोड यूं आ रहा है, यूं रोड आ रहे हैं, ऐसे ऐसे रोड आ रहे हैं, और फिर आगे सर्कल है, फिर एक रोड यूं है, फिर यूं है ना। तो ये किस प्रकार के रोड है? ये एक ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाए गए रोड होते हैं। ये ऐसे रोड होते हैं, ऐसी सड़क निर्माण होती हैं कि जब कि ये दो रोड एक दूसरे को 90 के एंगल में काटते हैं। मतलब रोड इस प्रकार से बनाए गए हैं कि रोडों को एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर काटें, जिससे इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हवाएं चलती हैं तो रोड ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया गेट के आसपास, एनडीएमसी एरिया के आसपास, चाणक्यपुरी के आसपास यहाँ के रोड काफ़ी खुले और साफ़ सुथरे देखने को मिलते हैं। साथ के साथ भवन निर्माण प्रणाली, भाई हड़प्पा सभ्यता की जो भवन निर्माण प्रणाली थी वो काफ़ी उन्नत थी। वहाँ पे जो ईंटें थी वो पकी हुई ईंटों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगह पे कच्ची ईंटों थी, जहाँ पे कुत्ते और कौवे के पंजे के निशान उन ईंटों पे मतलब छपे हुए देखने को मिलते हैं। भाई आज के टाइम पे अगर आप कोई भी ईंट उठाते हो तो उस ईंट के ऊपर कोई आरपी टीपी उस कंपनी या उद्योग का नाम होता है। उसी प्रकार से ईंटों पे भी कुछ वो किसी कुत्ते या फिर कौवों के पंजे छाप देते थे। तो हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों के मकान देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। आज से लगभग 4500 साल के आसपास की बात हो रही है। उस समय विश्व की दूसरी जो सभ्यता थी वो कच्ची ईंटों का उपयोग करती थी। कहीं कहीं पे तो ईंटें ही नहीं होती थी, और भारत के लोग उस टाइम पे ग्रिड पद्धति जो आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम पे जैसे आपने देखा होगा कि रोड है, रोड के दोनों साइड पे नालियाँ होती हैं। इन नालियों को उस टाइम पे सीवर, और जगह जगह रोड पे सीवर देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे हड़प्पा वासियों के लोगों ने नालियों को कवर कर रखा था। वहाँ पे सीवरेज सिस्टम थी। एक प्रकार से आज जो एक वेल सिटी में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो सारा हमने हड़प्पा वासियों से लिया हुआ है। हर एक घर में एक शौचालय होता था, आंगन होता था, कुआं होता था, साथ ही साथ अलग से किचन होता था, और जो घर का जो पानी होता था वो एक मेन होल के मतलब थ्रू होता हुआ बाहर जो सड़क पे जो सीवर है उनमें आके मिल जाता था। और ये साइड से 2 नालियां ऐसे निकाली हुई थी, और इन नालियों को कवर किया गया था, जो आज एक डेवलप सिटी में देखने को मिलता है जहाँ पे नालियां नहीं होती। आज भी भारत से बहुत से गांव, बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे खुली नालियां हैं, परंतु उस टाइम 4500 साल पहले कवर्ड किया हुआ था। इट मीन्स वहाँ की जल निकास प्रणाली काफ़ी उन्नत थी यार, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया, एक नंबर वाली थी। अब हम बात करते हैं वहाँ की सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। भाई अगर हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो वहाँ वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जो हमने अभी पहली वीडियो में बताया था। वहाँ पे खान पान भी था, रहन सहन और मनोरंजन के कार्य भी किए जाते थे। अक्सर लोग शिकार करते थे, और नाचने गाने का भी शौक होता था। स्त्री पुरुष जो थे वो बड़े बड़े बालों को भी रखते थे, और हाथों पे बाजूबंद का इस्तेमाल करते थे। और इट मीन्स क्या था, फैशन से अप टू डेट होते थे। आजकल जैसे जो आजकल हम लोग देखते हैं, भाई कुछ व्यक्ति फैशन के शौकीन होते हैं, अपनी फ़ोटो मतलब रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम के शॉर्ट के माध्यम से इंस्टाग्राम पे वीडियो या फिर कहीं पे भी वायरल कर देते हैं। उसी प्रकार से वहाँ के जो व्यक्ति होते थे वो फैशन प्रेमी थे, और मतलब खान पान वाले व्यक्ति और अच्छे पहनावे वाले व्यक्ति कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, भाई एक विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वहाँ पे अन्न भंडार देखने को मिले हैं। हड़प्पा वासियों के जो ज़्यादातर रिहाइश होती थी वो 2 दुर्गों में होती थी। मैंने आपको बताया था कि ऊपरी दुर्ग तथा निचला जो दुर्ग होता था।
जिसको सिटाडेल और अपर टाउन के नाम से जानते हैं। ऊपरी दुर्ग में अक्सर अन्न भंडार होते थे। भाई आजकल भी तो समाज में देखने को मिला है कि व्यक्ति अपना खाने का स्टोरेज पहले ही कर लेता है। आभूषण के वो सौंदर्य हो, मतलब आभूषण वो पहना करते थे अपने आप को सुंदर दिखने के लिए। वहाँ पे प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। भाई प्रौद्योगिकी का ज्ञान था, तभी तो वहाँ के लोगों ने एम्ब्रॉयडरी को, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले वस्त्र पहनते थे। चिकित्सक भी ज्ञान था। तो वहाँ के लोग, कहा जाता है और कुछ कहीं पे प्रूफ यह मिला है कि हड़प्पा वासियों के जो लोग थे वो मछली की हड्डी से एंटीबायोटिक का उपयोग करते थे। इसी के साथ साथ कृषि में पशुपालन का उपयोग किया जाता था। व्यापार उनका काफ़ी अच्छा था। माप तोल प्रणाली काफ़ी अच्छी थी। माप तोल के लिए मैंने आपको बोला था वो दशमलव प्रणाली का उपयोग करते थे, और उनका जो माप तोल होता था वो 16 के गुणज होता था। चित्रकारी वहाँ पे काफ़ी अच्छी होती थी, क्योंकि जो चित्रकारी होती थी वो मोहरों पे होती थी, बर्तनों पे होती थी, मूर्तियों पे होती थी। मूर्ति कला भी देखने को मिली है। मिट्टी की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, धातु कला भी देखने को मिल रही हैं। वस्त्र निर्माण कला, जैसे हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो कपास की खेती थी वो हड़प्पा वासियों ने शुरू की थी। और शतरंज का जो खेल था शायद वो भी हड़प्पा वासियों का ही है। इसके साथ साथ नृत्य कला, संगीत कला, लिपि कला और वहाँ का धर्म, तो आप हर चीज़ चाहो तो आप उसकी विशेषता में उतार सकते हो। अभी तक इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की हम 4 से 5 वीडियो लेके आ चुके हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर इसलिए 2 वीडियो लेके आनी पड़ी। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था और ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट कर दो यार, आपके कमेंट से कुछ तो मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी लेके आएँ। और हाँ, चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी, क्या वो बीए प्रोग्राम हो या बीकॉम हो या फिर बीए पॉल साइंस ऑनर्स हो, इन सब की आपको वीडियो देखने को आसान शब्दों में मिलती हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।